तो हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में फ्रॉग की सीरीज स्टार्ट किए थे। फ्रॉग में हम लोगों ने लेक्चर 1 देख लिया था और लेक्चर 1 में हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, पहले हम लोगों ने जनरल फीचर्स पढ़ा था और उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग पढ़ लिया था। ये दो टॉपिक हम लोगों के हो गए थे। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग फ्रॉग की एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी में अलग अलग सिस्टम पढ़ना है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे सिस्टम्स पढ़ने हैं, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी, और एनाटॉमी में जो चीज देखेंगे वो देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार ध्यान से देखते हैं, फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है? फ्रॉग जो चीज खाता है वो जिस रास्ते से होके जाता है, जिस ट्रैक को वो फॉलो करता है, वो पूरा ट्रैक कहलाता है उसका एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा उस ट्रैक्ट में कुछ बाहर से एंजाइम्स वगैरह आते हैं जो चीजों को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जो वो एंजाइम सिक्रीट कर रहा है उन सबको हम लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जैसे लिवर होता है, पेनक्रियाज होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब किस में आ जाएगी? डाइजेस्टिव ग्लैंड में। और जिससे फूड ट्रेवल करेगा वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री कैनाल। एक चीज और ध्यान रखना है कि फ्रॉग क्योंकि कार्निवोर है, कार्निवोर सबको पता है, वो जो फ्लेश वगैरह खाते हैं, जो मीट वगैरह खाते हैं, वो कार्निवोर है। तो फ्रॉग क्योंकि कार्निवोर है और कार्निवोर में सेल्यूलोज की मात्रा बहुत कम होती है, अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज इज वेरी लेस इन कार्निवोर। इसकी वजह से होता क्या है कि फ्रॉग क्योंकि कार्निवोर है तो उसका लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन बहुत रिड्यूस्ड होता है। अब आप समझो, अगर हर्बीवोरस है तो हर्बीवोरस में जो प्राइमरी फूड रहेगा वो प्लांट प्रोडक्ट्स है, प्लांट है, और प्लांट में होता है सेल्यूलोज। प्लांट की सेल की बात करें तो जो कवरिंग है सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, इसको डिसॉल्व करने के लिए जो एलिमेंट्री कैनाल का रास्ता है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि इजीली डाइजेस्ट हो सके। फ्रॉग हमारा क्या है? कार्निवोर, उसमें सेल्यूलोज की मात्रा कम है, इसीलिए उसका इंटेस्टाइन थोड़ा सा रिड्यूस्ड होता है कंपेयर टू हर्बीवोर्स। आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसा ह्यूमन में होता है, कुछ अलग से इसमें है नहीं, वो जो ह्यूमन में होता है वही चीजें हैं। इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले खाना कहां पे आएगा? माउथ में आएगा। माउथ में आने के बाद कहां पहुंचेगा? बकल कैविटी में। बकल कैविटी के बाद कहां जाएगा? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद ये फूड आ जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद ये फूड आ जाएगा स्टमक में। स्टमक के बाद ये फूड आ जाएगा इंटेस्टाइन में। अच्छा, इंटेस्टाइन की बात करें तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कोलन, रेक्टम, ये सारी चीजें। तो तीन हम लोगों ने लिख दिया कि सबसे पहले फूड किस में आया? माउथ में, फिर आया बकल कैविटी में, फिर आया फेरिंग्स में, इसके बाद ईसोफेगस, then it goes to stomach, after that it goes to intestine, intestine में duodenum, ileum, rectum, फिर रेक्टम के बाद फाइनली फूड कहां पे आ जाएगा? इंटेस्टाइन के बाद क्लोएका। अच्छा, ये क्लोएका एक नया चीज है जो ह्यूमन के केस में नहीं मिलता है, ये क्लोएका में फूड आएगा। अब आप क्लोएका को ध्यान से देखो, ये रफ डायग्राम बनाने की कोशिश की है क्लोएका की। ये क्लोएका है, इस क्लोएका में ना तीन जगह से कैनाल्स आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो क्लोएका है, इस क्लोएका में तीन जगह से कैनाल्स आ रही है, तीन रास्ते आ रहे हैं, तीन डक्ट ओपन हो रही है। वो तीन डक्ट कौन सी ओपन हो रही है? एक हो रही है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल यहां क्लोएका में आके ओपन होगी। दूसरा जो डक्ट ओपन हो रही है वो है रिप्रोडक्टिव कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल भी इसी जगह पे ओपन हो रही है। तीसरी जो डक्ट ओपन हो रही है वो है एक्सक्रीटरी कैनाल। इजी लैंग्वेज याद रखेंगे, तीन कैनाल्स, तीन डक्ट्स ओपन होती है कहां पे? क्लोएका में। वो तीन डक्ट्स कौन कौन सी है? एक है एलिमेंट्री कैनाल, एक है रिप्रोडक्टिव कैनाल और एक है एक्सक्रीटरी कैनाल। तो ये कॉमन चेंबर है, क्लोएका इज अ कॉमन चेंबर फॉर ऑल दीज थ्री कैनाल्स। ये तीनों कैनाल्स यहीं पे जाके ओपन होंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। क्लोएका तीन चीजें ओपन हो रही है। अच्छा, इसके बाद क्लोएका से जो चीज बाहर जा रही है वो क्लोएकल अपर्चर से, जैसे ये वाला जो जगह है ना, ये जो स्पेस दिख रहा है इसको क्लोएकल अपर्चर बोल सकते हैं, क्लोएकल अपर्चर है ना। ये जो चीज है इसको क्लोएकल अपर्चर बोल रहे हैं। तो क्लोएकल अपर्चर से चीजें बाहर जाएगी, क्लोएका आया, क्लोएकल अपर्चर से चीजें बाहर आउटसाइड निकल गई। ये सिंपल सा इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो हम लोग फ्रॉग का देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को हम लोग समझ लेते हैं फ्रॉग के केस में। ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को अगर देखें
तो सबसे पहले तो खाने को कैप्चर करना है, कार्निवोर है, मान लीजिए इंसेक्ट को इसको कैप्चर करना है, तो इसकी जो टंग होती है वो बाइलोब्ड होती है, 2 लोब्स होंगे इसकी टंग में। इस बाइलोब टंग से वो चीजों को पकड़ लेता है, गैदर करने पे उसको हेल्प करता है। इंसेक्ट उड़ रहा है, पकड़ लिया। तो ये बाइलोब्ड टंग जो है ये इंसेक्ट वगैरह ये जो चीजें खाता है उसको पकड़ने में हेल्प करती है, गैदरिंग ऑफ फूड में हेल्प करती है। तो बाइलोब टंग हेल्प्स इन गैदरिंग ऑफ फूड, पहली चीज। अब ये फूड गैदर होने के बाद पहुंचे कहां, फूड गैदर हो गया, इसके बाद ये पहुंचा कहां पे, स्टमक में, स्टमक में आ गया। स्टमक में ध्यान रखेंगे 2 चीज मिलेगा, स्टमक में 2 चीज का सिक्रीशन होता है, वो 2 चीजें क्या है, एक है गैस्ट्रिक जूस और एक है HCl, ये दोनों चीज मिक्स होके स्टमक में रहते हैं। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस और HCl से जब हमारा खाना मिक्स हो जाता है, देखिए फ्रॉग ने इंसेक्ट लिया, उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद वो स्टमक में पहुंच गया, स्टमक में पहुंचने के बाद वो HCl से और गैस्ट्रिक जूस से मिक्सअप हो गया पूरा, और जब वो मिक्सअप होके एक पेस्ट बना लेता है उसको नाम देते हैं चाइम। जैसे कुछ इंसेक्ट वगैरह पकड़ा, फूड वगैरह पकड़ा, उसको तोड़ा, उसको बॉडी के अंदर ले गया, बॉडी के अंदर ले जाने के बाद वो कहां पहुंच गया, स्टमक में। स्टमक में HCl और गैस्ट्रिक जूस दोनों उसके साथ बढ़िया से मिल गए, मिलने के बाद अब उसको फूड ना बोल के क्या बोलेंगे, चाइम। देखेंगे जब गैस्ट्रिक जूस और HCl से, व्हेन फूड इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस इट इज कॉल्ड एज चाइम। गैस्ट्रिक जूस HCl दोनों साथ नहीं रहते हैं, दोनों मिक्स हो गए तो उसको हम लोग नाम क्या दे देंगे, चाइम दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टमक के बाद फूड कहां पे आ जाएगा, इंटेस्टाइन में आ जाएगा। इंटेस्टाइन के लिए खास याद रखेंगे कि यहीं पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन इंटेस्टाइन के आगे नहीं होगा। और बोला जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा अच्छा आंसर होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है फ्रॉग के केस में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी इंटेस्टाइन में क्या चीज सीक्रेट होता है, बाइल सीक्रेट होता है, जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, उनको अलग अलग छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम, बड़े बड़े बंडल्स हैं उसको अलग अलग करने का काम जो है वो कौन करता है, बाइल करता है, जिसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। इसके बाद पेनक्रियाटिक जूस भी इंटेस्टाइन में आता है, पेनक्रियास से रिलीज हो रहा है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है ये पेनक्रियास रिलीज होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीजों को तोड़ने का काम करता है इंटेस्टाइन के अंदर। देखिए एक ये डायग्राम है, इस डायग्राम में कुछ चीजें लेबल्ड है, जैसे ये वाला देखिए एक लिवर है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिवर है। लिवर क्या करता है, बाइल को सिक्रीट करता है। लिवर जो है, लिवर सिक्रीट करेगा बाइल। आगे बढ़ते। अब ये बाइल से सिक्रीट होने के बाद जिस डक्ट में आ रहा है उसका नाम हो जाता है बाइल डक्ट। फिर से लिवर ने बाइल को सिक्रीट किया, उसके बाद जिस डक्ट में आ गया वो बाइल डक्ट। ये वाला मान लो राइट बाइल डक्ट और ये वाला लेफ्ट बाइल डक्ट, बाइल डक्ट यहाँ पे आ गया। अच्छा, बाइल डक्ट से होते हुए इधर गया और फिर यहाँ पे आके जो लिवर से बाइल सिक्रीट हो रहा था वो वहां पे इकट्ठा होता है ना, तो स्टोर भी होगा और कॉन्सेंट्रेट भी होता है, गाढ़ा भी हो जाता है। तो जो बाइल यहां से रिलीज हुआ वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होगा और कॉन्सेंट्रेट होगा। इसके बाद यहां से जब ये रिलीज होता है तो एक डक्ट है जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट, लिवर से बाइल बना, इसके बाद ये आया कहां पे, बाइल डक्ट में, इसके बाद ये स्टोर कहां हो गया, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से फिर एक डक्ट है जिसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। उस सिस्टिक डक्ट से अब बाइल रिलीज हो रहा है, यहां से बाइल रिलीज हो रहा है, और रिलीज होने के बाद जहां आ जाएगा इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। फिर से सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट मिलने के बाद जो डक्ट बन जा रही है वो कौन सी डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट से इधर से आते आते यहां तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा ये जो डायग्राम दिख रहा है अपने को, ये वाला जो चीज है ये है पेनक्रियास। इस पेनक्रियास की जो डक्ट है, ये जो डक्ट आपको दिख रही है यहाँ पेनक्रियास की, इस डक्ट का नाम है पेनक्रियाटिक डक्ट। यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो क्या चीज आया था, कॉमन बाइल डक्ट। ये कौन सी डक्ट थी, ये पेनक्रियास की डक्ट थी जिसका नाम पेनक्रियाटिक डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट और ये पेनक्रियाटिक डक्ट यहां पे आके जुड़ गए हैं और ये कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहलाएंगे। फिर से कॉमन बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों जुड़ गए। अब इसके बाद इसको नाम देंगे कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। मतलब जो कुछ यहां से सीक्रेट हो रहा है वो इधर आएगा, जो कुछ इधर सीक्रेट हो रहा है वो इधर आएगा, और दोनों मिक्स हो जाएंगे कहां पे, कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, और यहां से आगे रिलीज होंगे। कहां रिलीज हो जाएंगे, ड्यूडेनम में। ये सब कुछ कहां पे आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है अपने ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में आके सारी चीजें इकट्ठा हो जाएगी, यहीं पे डाइजेशन वाला काम कंप्लीट भी होगा। इसके अलावा डाइजेशन जब फ्रॉग में कंप्लीट हो जाता है तो उसमें होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है विलाई और माइक्रो विलाई की वजह से। ऐसे फिंगर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इस तरीके के, ये
ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और इसके अंदर विलाई और माइक्रोविलाई, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है विलाई माइक्रोविलाई का। और ये क्या करता है, चीजों को एब्जॉर्ब करने पे हेल्प करता है। कहां पे होगा, इंटेस्टाइन के अंदर। आगे चलते हैं, एक बार एब्जॉर्प्शन हो गया तो उसके बाद होता है इजेशन, अनवांटेड अनडाइजेस्टेड चीज को बॉडी से बाहर भी रिलीज करना है। इस प्रोसेस को नाम क्या दे देंगे, इजेशन। लिखा हुआ है अनडाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड फीकल मैटर पासेस थ्रू रेक्टम, पहले तो वो रेक्टम में आएगा, रेक्टम के बाद वो कहां पे पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा क्लोएका में, और क्लोएका के बाद ये पहुंच जाएगा क्लोइकल अपर्चर में, और क्लोइकल अपर्चर से ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज हो जाएगा। फिर से, इजेशन का मतलब क्या है, अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड फीकल मैटर, अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड फीकल मैटर ये रेक्टम में आएगा, रेक्टम से क्लोएका में, क्लोएका से क्लोइकल अपर्चर में, और फिर फाइनली ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज हो जाएगा। ये हो गया है फ्रॉग के केस में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, है ना, ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फ्रॉग के केस में हो गया। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं इसमें रेस्पिरेशन। ये क्या है, पूरा रेस्पिरेशन वाला चीज देखते हैं। अगर फ्रॉग वाटर में, हम लोग को पता है फ्रॉग एक एम्फीबिया है, और एम्फीबिया का मतलब ये डुअल कंडीशन रह सकते हैं, दो जगह रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में और एक्वेटिक हैबिटेट में। तो अगर कभी फ्रॉग वाटर में है, एक्वेटिक हैबिटेट में है, तो उसमें जो रेस्पिरेशन होता है ये होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज फ्रॉम स्किन, ये स्किन से रेस्पिरेशन होगा। होगा क्या, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में है ये सिंपल डिफ्यूजन से इनकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। फिर से, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन से क्या होता है, जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में होता है ये सिंपल डिफ्यूजन से इनकी बॉडी में आ जाएगा। डिफ्यूजन आई थिंक सबको क्लियर है। डिफ्यूजन का मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ पे सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इधर से इधर चीजें जो मूव करेगी वो प्रोसेस से मूव करेगी, और जिस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इसी को नाम क्या दे देंगे, डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग हो जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ये तो था वाटर में। इसके अलावा लैंड में भी देखते हैं। लैंड में जो रेस्पिरेशन होगा वो तीन चीजों से हो सकता है। वो तीन चीजें क्या है, एक है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन से होता है। दूसरा है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग से हो जाएगा। तीसरा है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन बकल कैविटी से हो जाएगा। अगर फ्रॉग वाटर में है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन सिर्फ स्किन से, अगर वही लैंड में है तो स्किन से भी होगा, लंग से भी होगा, बकल कैविटी से भी होगा। एक बात और, इनका जो लंग्स होता है वन पेयर, जैसे हम लोगों के अंदर वन पेयर ऑफ लंग्स है, वैसे इनके अंदर भी वन पेयर ऑफ लंग्स है, पिंकिश कलर का होता है। इसके अलावा ये कहां पे होगा, इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, इस जगह पे होगा, है ना। ट्रंक, इनकी बॉडी दो हिस्से में डिवाइडेड थी, एक था हेड और एक था ट्रंक। तो ट्रंक वाले हिस्से में इनका क्या मिलता है, अपने को लंग्स मिल जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि फ्रॉग जब एक्सट्रीम समर या एक्सट्रीम विंटर दिखता है उस समय फ्रॉग दिखाई नहीं देता है, डीप बरो करके वो नीचे चला जाता है। उसमें दो वर्ड्स भी हम लोगों ने यूज किया था। अगर फ्रॉग समर के टाइम पे नहीं दिखता है तो उसको हम लोग नाम देते थे क्या, समर के टाइम पे नहीं दिखता था तो एस्टिवेशन बोलते थे। अगर वही फ्रॉग विंटर के टाइम पे नहीं दिखता है, डीप बरो करके अंदर चला जाता था, तो उसको नाम देते थे हाइबरनेशन। तो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम पे फ्रॉग किससे रेस्पायर करता है, उस समय जो रेस्पिरेशन होगा फिर से वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब वो स्किन से ही रेस्पिरेशन होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, अगर वाटर में है तो स्किन से करेगा, अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है, लैंड पे है, तो तीन तरीके से कर सकता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। और अगर यही एस्टिवेशन या हाइबरनेशन का केस है, मतलब एस्टिवेशन का मतलब क्या, समर स्लीप, हाइबरनेशन का मतलब विंटर स्लीप, इन केसेस में वो रेस्पिरेशन करेगा बाय स्किन, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं फ्रॉग के केस में। फ्रॉग के केस में नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम की कर रहे हैं। अब इनके अंदर दो चीज है सर्कुलेटरी सिस्टम में, एक तो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा जो चीज है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। दोनों सिस्टम है इसके पास, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी और लिम्फेटिक सिस्टम भी है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें हार्ट है, इसमें ब्लड है, और इसमें ब्लड वेसल्स। तीन चीजें हैं, क्या क्या, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम में भी तीन ही चीजें हैं, वो तीन चीजें फिर से क्या है, लिम्फ,
लिम्फ नोड्स, लिम्फ चैनल्स, जिसके थ्रू वो लिम्फ ट्रैवल करता है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में तीन चीज, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स। लिम्फेटिक सिस्टम में भी तीन चीज, लिम्फ, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ चैनल्स। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल दोनों को थोड़ा देख लेते हैं। पहले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो इनका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ध्यान रखेंगे, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिससे वो ब्लड वगैरह फ्लो करता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम पहली चीज यहां याद रखेंगे कैसा टाइप का है, क्लोज्ड टाइप का है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं किस लेक्चर में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, कि किसी का अगर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, इसका मतलब हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, आर्टरी से वो हार्ट से ब्लड जो है वो आ रहा है। इसके बाद ये चैनलाइज, चैनल्स के थ्रू, जिसको कैपिलरी बोलते थे, कैपिलरी के थ्रू वो वेन्स में आ रहा है और फिर वापस ये हार्ट पे चला जा रहा है। हार्ट, आर्टरी, कैपिलरी, वेन्स और फिर हार्ट के पास पहुंच गया। एक कंप्लीट नेटवर्क बना हुआ है। तो क्या इसमें कैपिलरी प्रेजेंट होती है? हाँ, अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ब्लड वेसल्स बाउंडेड बाय कैपिलरी। अगर यही कैपिलरी एब्सेंट हो जाए, डायरेक्टली ब्लड जो है वो हीमोसिल, साइनोसिस ना, लैक्यूनी, ये सब जगह पे आ जाए जो एम्प्टी स्पेसेस होता था, और ऑर्गन डायरेक्टली बेथ करने लगे, तो हम लोग नाम देते थे ओपन टाइप। जबकि यहाँ पे जो है वो कैसा है, क्लोज टाइप। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि वेल डेवलप्ड होता है। फ्रॉग के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है। हार्ट की थोड़ा सा बात कर लें। हार्ट किससे कवर्ड होता है? पेरिकार्डियम। जो हार्ट के बाहर की लेयर है वो किसकी है? पेरिकार्डियम की बनी हुई है। हार्ट मस्कुलर होता है और लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ट्रंक वाले हिस्से में ही है, और ट्रंक में अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे कई हार्ट प्रेजेंट होता है। एक चीज और हम लोग पढ़ चुके हैं, ये एम्फीबिया में है, और एम्फीबिया में जो चेंबर ऑफ हार्ट होते थे वो कितने होते थे? 3 चेंबर ऑफ हार्ट होते थे। दो ऊपर के एट्रियम और एक नीचे वेंट्रिकल, 3 चेंबर हार्ट होता था। दो होते थे एट्रियम और एक होता था वेंट्रिकल। एक ये रफ डायग्राम, ऐसा कुछ रफ डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों इसके एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। अब इस साइड वाला जो है इसको हम लोग नाम दे रहे हैं राइट एट्रियम, जो इस साइड वाला है इसको बोल रहे हैं लेफ्ट एट्रियम, और वेंट्रिकल्स क्योंकि एक है तो डायरेक्ट वेंट्रिकल बोल देंगे। तो हार्ट कितना चेंबर है? 3 चेंबर्ड है। ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, और नीचे की तरफ जो मिल रहा है वो मिल रहा है वेंट्रिकल, ये वाला। तो 3 चेंबर्ड हार्ट है जिसमें 2 एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है। अच्छा, अब होगा क्या, यहां पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बार देखते हैं इसको, यहां पे आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, जो लेफ्ट एट्रियम है ये वाला, ये लेफ्ट एट्रियम है, यहां पे आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर आ रहा है डीऑक्सी ब्लड, इधर आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये दोनों ब्लड यहां पे आके मिक्स हो जा रहे हैं। इधर से इधर ब्लड आ रहा है, इधर से इधर ब्लड आ रहा है, और ये दोनों ब्लड यहां पे आके मिक्स हो जा रहे हैं। तो वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो मिक्स्ड ब्लड है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये दोनों ब्लड मिक्स हो जा रहे हैं कहाँ पे? वेंट्रिकल में मिक्स हो जा रहे हैं। इसीलिए लिखा हुआ है इसमें जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या मिक्स्ड सर्कुलेशन होता है। इनकम्प्लीट डबल क्यों है? क्योंकि वेंट्रिकल्स में आके ब्लड जो है ये मिक्स हो जा रहे हैं। फिर से, राइट एट्रियम में मिल रहा है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में क्या मिल रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये दोनों मिक्स हो जा रहे हैं वेंट्रिकल में, इसीलिए नाम क्या है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या मिक्स्ड सर्कुलेशन। ये क्लियर है? चलिए, तो हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम वाला टॉपिक इसमें देख लिया है। थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर आगे बढ़ाया जाए, इधर आते हैं। अब ये वाला पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए सब लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एडिशनल चेंबर ऑफ हार्ट, फ्रॉग से ये पूछे जाने वाला आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए ध्यान से, फ्रॉग में 2 एडिशनल चेंबर होते हैं, जैसा ह्यूमन में है कि वो एट्रिया है, वेंट्रिकल्स है, आउटा है ना, वो सारी चीजें पढ़ा है, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन, वो सारी चीजें, ऐसा ही सर भी है। अब इसके अंदर 2 एडिशनल चेंबर है जो ह्यूमन के केस में बात नहीं होती जिसकी। अब वो 2 एडिशनल चेंबर थोड़ा सा देखते हैं। एक को नाम देंगे साइनस वेनोसस, ये जो पहला चेंबर है इसको नाम क्या देंगे? साइनस वेनोसस। एक और एडिशनल चेंबर है जिसका नाम है कोनस आर्टरियोसस, या इसको ट्रंकस आर्टरियोसस भी बोलेंगे। फिर से, फ्रॉग के केस में 2 एडिशनल चेंबर है, एक का नाम है साइनस वेनोसस, एक का नाम है कोनस आर्टरियोसस या ट्रंकस आर्टरियोसस। ये 2 चीज है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। पहले साइनस वेनोसस पे देखते हैं।
साइनस वेनोसस जो होता है ये लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम। जो राइट एट्रियम है इधर, राइट एट्रियम के डोर्सल साइड, डोर्सल का मतलब पीछे की तरफ, राइट एट्रियम के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है साइनस वेनोसस। लोकेशन क्लियर है? फिर से, फ्रॉग के केस में कितने चेम्बर्ड हार्ट थे? 3 चेम्बर्ड हार्ट थे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, ये चीजें थी। ये राइट एट्रियम के पीछे की तरफ, राइट एट्रियम के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है क्या? साइनस वेनोसस। अब आते हैं हम लोग वेंट्रिकल वाले रीजन पे। वेंट्रिकल में तो राइट लेफ्ट होता नहीं है, तो वेंट्रिकल के किधर, वेंट्रल साइड पे लोकेटेड होता है कोनस आर्टरियोसस या ट्रंकस आर्टरियोसस। अब दोनों को एक बार इमेजिन करते हैं हम लोग, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल। इस राइट एट्रियम के पीछे की तरफ डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है क्या? साइनस वेनोसस। वेंट्रिकल के सामने की तरफ, वेंट्रिकल से सामने की तरफ प्रेजेंट होता है क्या? कोनस आर्टरियोसस या ट्रंकस आर्टरियोसस। ये वेंट्रल है और पहला वाला डोर्सल रीजन पे। आई थिंक लोकेशन क्लियर है। एक बार फिर से अगर कंफ्यूजन हो रहा तो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल। राइट एट्रियम के पीछे की तरफ डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है क्या? साइनस वेनोसस। वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड पे, वी से वेंट्रिकल और वी से वेंट्रल, वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड पे सामने की तरफ प्रेजेंट होता है कोनस आर्टरियोसस या ट्रंकस आर्टरियोसस। दोनों चीज क्लियर है? आइए देखते हैं ब्लड का एक बार फ्लो देख लेते हैं इसमें, तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी में, टिश्यू में ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, उससे कैटाबॉलिज्म करते हैं और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को वापस दिया जाता है। फ्रॉग के केस में भी वही है। फ्रॉग की सेल्स, जो बॉडी की सेल्स है, वो ऑक्सीजन ले लेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन ले लेगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देगी वापस हार्ट के पास। उस पैसेज को ध्यान देना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जिसके थ्रू जा रहा है उसका नाम याद रखेंगे, वेना केवा। ये वेना केवा ही पोर करता है ना। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जा रहा है? वेना केवा के थ्रू जा रहा है। अब ये वेना केवा डायरेक्टली ओपन होता था ह्यूमन के केस में, किसके अंदर? राइट एट्रियम में। लेकिन अब ये वेना केवा होते हुए पहले पीछे जाएगा। पीछे अगर याद हो तो राइट एट्रियम के पीछे की तरफ होता था कौन? साइनस वेनोसस। तो वेना केवा ओपन होगा साइनस वेनोसस में। साइनस वेनोसस फिर ब्लड को पंप करेगा, ब्लड को भेज देगा किसके अंदर? राइट एट्रियम से। अब राइट एट्रियम से सीधे आ जाएगा ब्लड कहां पे? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड जो है ये आ जाएगा कोनस आर्टरियोसस में। जो वेंट्रिकल था, वेंट्रिकल के सामने की तरफ तो कोनस आर्टरियोसस था, तो वहां पे ब्लड चला जाएगा और फिर वहां से आ जाएगा कहां पे? आउटा में। आउटा से आ जाएगा पूरे बॉडी में। फिर से टिश्यू, टिश्यू में ऑक्सीजन ले लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा किससे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा वेना केवा से। वेना केवा मान लेते हैं। अब वेना केवा डायरेक्टली ओपन नहीं होता राइट एट्रियम में। वेना केवा से ब्लड आता है पहले कहां? साइनस वेनोसस में। साइनस वेनोसस से ब्लड कहां जाएगा? राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से कहां चला जाएगा? वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से आगे की तरफ आएगा, वेंट्रिकल से आएगा कहां पे? वेंट्रिकल से आएगा कोनस आर्टरियोसस या ट्रंकस आर्टरियोसस, वहां आया। वहां के बाद आया आउटा में और आउटा से पूरी बॉडी में अब ट्रेवल करेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहानी देख लें। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबको पता, ऑक्सीजनेशन कहां पे होगा? लंग्स में होते हैं। तो लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो गया। इसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कहां पे पहुंचा? पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन ह्यूमन के केस में वही था, जो हार्ट में ब्लड ले जा रही थी ऑक्सीजनेटेड वाला, वो पल्मनरी वेन था। पल्मनरी वेन से कहां पे आया? राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम के बाद कॉमन वेंट्रिकल में आ गया और कॉमन वेंट्रिकल से कोनस आर्टरियोसस, आउटर बॉडी, ये कॉमन पैसेज है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पैसेज हम लोग क्लियर कर लिए। एक बार ध्यान से इसको रिवीजन करें, बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। फ्रॉग के केस में 2 एडिशनल चेंबर होता है, एक है साइनस वेनोसस, एक है कोनस आर्टरियोसस या ट्रंकस आर्टरियोसस। दोनों का लोकेशन याद रखते हैं। साइनस वेनोसस किधर की तरफ है? साइनस वेनोसस राइट एट्रियम के पीछे की तरफ है, तो डॉर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम। कोनस आर्टरियोसस या ट्रंकस आर्टरियोसस ये वेंट्रिकल के सामने की तरफ है, तो वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ वेंट्रिकल, इधर की तरफ प्रेजेंट है। अब ब्लड के फ्लो की बात करें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसके पास? वेना केवा। वेना केवा से कहां पे पहुंच गया? पहुंच गया साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से इसके बाद अब कहां जाएगा? डायरेक्टली आउट ऑफ नहीं जाएगा, वेंट्रिकल के बाद ये जाएगा कहां पे? ये जाएगा ट्रंकस आर्टरियोसिस या कोनस आर्टरियोसिस। इसके बाद अब आ जाएगा आउटा में,
आउटा से पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ, लंग्स से आया पल्मनरी वेन में, पल्मनरी वेन से आया लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के बाद फिर मिक्स हो गया वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से आया कहां पे, कोनस आर्टरियोसस में, उसके बाद आ गया आउटा में, आउटा से पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है। सिंपल एज दैट। ये हम लोगों ने दोनों एडिशनल चेंबर और उससे होने वाले ब्लड फ्लो को देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये वाला आपको क्लियर है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बार नीट के एग्जाम में, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों चेंबर का लोकेशन भी पूछ सकता है और इसका फ्लो भी पूछ सकता है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट करके इसको पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। हार्ट देख लिया, एडिशनल चेंबर देख लिया, ब्लड की बात करें तो ब्लड 3 चीज है इसमें, ब्लड सेल्स है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है। ह्यूमन में भी ऐसा ही होता था। ब्लड सेल्स 2 आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है। आरबीसी का मतलब वही रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। सिंपल ह्यूमन के केस वाली बात है। अच्छा, यहां आरबीसी स्पेशल है। ह्यूमन के केस में अगर याद हो तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे फ्रॉग के केस में जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साथ में हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है, तो ब्लड इनका रेड कलर का ही होगा। एक बात और, ब्लड किस में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा। ये ह्यूमन के केस की तरह, जैसे ह्यूमन में गैसेस का, ह्यूमन के केस में गैस के बाद न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, ये सब चीजों का ट्रैवलिंग कौन करा रहा था, ब्लड करा रहा था। फ्रॉग के केस में भी वही चीज है। लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा जो पहले पढ़े थे वैसा ही कुछ है ह्यूमन के केस में, कुछ अलग नहीं है। 3 चीजें हैं, लिम्फ है, लिम्फ नोड्स है, लिम्फेटिक चैनल्स है। लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस है। क्यों कलरलेस है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है वो कलरलेस हो जाएगा, तो यहाँ भी सेम चीज। अब आरबीसी लिखा हुआ है, नो आरबीसी और आरबीसी नहीं है, तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन भी एब्सेंट है। भाई जब आरबीसी नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की कोई बात ही नहीं होगा, ना रहेगा पास ना बचेगी बांसुरी। तो जब आरबीसी ही नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं है, और हीमोग्लोबिन नहीं है तो लिम्फ जो है ये कलरलेस हो जाता है। इसके अलावा लिम्फ में प्रोटीन भी कम होता है, हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं ह्यूमन के केस में, सेम वही चीज यहाँ भी है। तो लिम्फ, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक चैनल्स, ये हम लोगों का हो गया इनका सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पार्ट। फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। आगे चलते हैं। पोर्टल, हाँ सॉरी, एक चीज और था बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्रॉग के केस में एक चीज और पढ़ना है, और वो पढ़ना है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम की बात करें, 2 पोर्टल सिस्टम है। एक है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसको हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन बोल रहे हैं, और एक है रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। 2 है फ्रॉग केस में, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन और रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। ये इसमें ये वाला पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को याद कर लोगे ना तो काफी चीजें हो जाएगी। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, इट इज कनेक्शन बिटवीन, किसके किसके बीच में कनेक्शन है, एक तो लिवर, दूसरा एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दोनों में से कुछ भी दे सकता है, दोनों ही सही है, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो लिवर और एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच का डायरेक्ट जो कनेक्शन है उसी को नाम देंगे हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। नॉर्मली क्या होता है, ब्लड आता है आर्टरी से, ब्लड जाता है वेन से, और एक पूरा नेटवर्क होता है जिसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। आर्टरी से आया ऑर्गन के पास गया, वेन से निकला दूसरे ऑर्गन के पास गया, ऐसे ट्रैवल करते करते फिर जाता है हार्ट के पास। ये जो पूरा नेटवर्क होता है इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। अब अगर ऐसा हो कि 2 ऑर्गन डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड हो, 2 ऑर्गन है और दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, सिस्टमिक सर्कुलेशन पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ब्लड आ रहा है आर्टरी से, वेन से जा रहा है, फिर दूसरे ऑर्गन के पास जा रहा है, फिर कहीं और। अगर ऐसा है 2 ऑर्गन सीधे सीधे आपस में कनेक्ट हो जाए, किससे कनेक्ट होंगे, हमेशा वेन से कनेक्ट होंगे, या किससे कनेक्ट होंगे, कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी रहेगा और वो वेन से एक दूसरे से कनेक्टेड होते चले जाएंगे। 2 ऑर्गन अगर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए तो हम लोग उसको नाम देंगे पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पे एक है लिवर, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से डायरेक्टली जुड़ जाता है। देखिए डायग्राम से थोड़ा समझाने की कोशिश, लिवर है, नहीं ऐसा लिवर नहीं होता है, रफ डायग्राम है, लिवर है और ये एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं इसके थ्रू। ये जो चीज है इसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, हेपेटिक पोर्टल वेन एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से चीजों को डायरेक्टली ले जाएगा लिवर तक, सिस्टमिक पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सीधे किसके पास ले जाएगा, लिवर के पास ले जाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है। तो लिवर और एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में जो कनेक्शन है उसका नाम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टुवर्ड्स लिवर। ये पहला चीज हो गया।
दूसरा रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम ना फ्रॉग की एक स्पेशलिटी है, ओनली इन फ्रॉग, ऐसे लिख सकते हैं, ओनली इन फ्रॉग। ह्यूमन के केस में ये थोड़ा सा नहीं होता है ना। फ्रॉग के केस की बात कर लेते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि ये कनेक्शन है बिटवीन किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स। किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच का जो कनेक्शन है इसका नाम होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। फिर से, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम लिवर और एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में है। रीनल पोर्टल सिस्टम किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच में है। इसमें जो डक्ट है इसका नाम है रीनल पोर्टल वेन। जैसे यहाँ हिपैटिक पोर्टल वेन था, यहाँ रीनल पोर्टल वेन है। रीनल पोर्टल वेन किडनी को, ये किडनीज है, किडनी को डायरेक्टली जोड़ रहा है किससे, लोअर बॉडी पार्ट से। किडनी को डायरेक्टली अगर लोअर बॉडी पार्ट से कोई जोड़ रहा है तो वो रीनल पोर्टल वेन है, और इस तरह के सर्कुलेशन को रीनल पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। ह्यूमन के केस में नहीं है, फ्रॉग के केस में ये मिल रहा है। ये हो गया हमारा क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में यहां तक हम लोगों ने देख लिया है। थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम छोटा सा ही है। इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है, पेयर ऑफ किडनीज है, दो किडनी जैसे ह्यूमन में था वैसे यहाँ भी दो किडनीज है। पेयर ऑफ यूरेटर है, ह्यूमन में भी वही था, दो किडनीज निकलने वाली डक्ट जो होती है उसको यूरेटर बोल रहे थे। इसके अलावा इसमें है यूरिनरी ब्लैडर। फिर से, दो किडनी, यूरेटर और एक यूरिनरी ब्लैडर, सेम चीज। एक चीज एडिशनल है और वो है क्लोएका। क्लोएका ध्यान रखेंगे, नॉट इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में नहीं होता है, नॉट इन ह्यूमंस। क्लोएका जो है ये फ्रॉग की स्पेशलिटी, ह्यूमंस में नहीं होगा। ठीक। किडनी की बात करें, किडनी कैसा है, डार्क रेडिश कलर है, लोकेटेड पोस्टीरियरली ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। जैसे ये मान लो कि वर्टिब्रल कॉलम है, ये मान लो वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसके पोस्टीरियरली किडनी हमारा प्रेजेंट होगा। वर्टिब्रल कॉलम के पोस्टीरियर पे, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ ये किडनी प्रेजेंट होगा। ठीक। एक बात करें कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ह्यूमन में होता था यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन बोलते थे, सेम यहां भी वही चीज है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन। लास्ट बात, इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिक। जिनके अंदर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होगा इसको नाम देंगे यूरियोटेलिक। तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम लोगों ने आज क्या क्या सिस्टम देख लिया, आज देखा एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम, आज देखा इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में वो दोनों चेंबर्स, एडिशनल चेंबर्स वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप आपको ये तीनों सिस्टम समझ में आ गए होंगे। एनाटॉमी में ये तीन सिस्टम हम लोगों ने देख लिया है। थोड़ा सा और इसमें बच रहा है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और कुछ इकोनॉमिकली बेनिफिट्स जो फ्रॉग के होते हैं, वो सारी चीजें, इसमें सेंसरी वगैरह ऑर्गन भी आ जाएगा आपका। तो एक लेक्चर और लगेगा और ये फ्रॉग का हम लोग टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो दो लेक्चर हो चुके अपने। पहला लेक्चर में फ्रॉग का हम लोगों ने जनरल फीचर्स और इसका मॉर्फोलॉजी पढ़ा था। आज हम लोग एनाटॉमी देख रहे थे। एनाटॉमी में हम लोगों ने तीन चीजें देखी, क्या क्या, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक और लेक्चर लेके हम ये पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, उसको आगे वाले वीडियो में कवर किया जाएगा। थैंक यू फॉर द क्लास।